नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर आप लोग को स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10 मैथ में हम लोग मॉडल पेपर कर रहे थे, जो कोई आज भी आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग के बोर्ड पे, एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल। एक मोटर बोट है, मोटर बोट का मतलब होता है नाव, ठीक है। स्थिर जल में चाल कितनी दी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले चलिए समझते हैं क्या कह रहा है भाई। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ध्यान देखिएगा। अब हम बनाते एक नहर, ठीक है। एक नहर, नदी कुछ भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने बना लिया बस, ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे पानी की लहर। पानी की लहर मतलब धारा की, ठीक है, लहर हुई, ठीक है। पानी की मतलब धारा, ठीक है। पानी की जो लहर है कैसे चल रही है, आगे की ओर चल रही है, ठीक है। और हमने एक काम कर दिया, मैंने भाई नाव है, नाव पानी में ही तो चलेगी, तो नाव यहाँ पर मैंने नाव बना दिया, ठीक है। अब देखिएगा जब पानी की लहर जो होगी, जब धारा की दिशा होगी, इधर तो पानी की जो धारा बह रही है, इधर को बह रही है, आगे को बह रही है, ठीक है, आगे को बह रही है। और नाव किधर को चल रहा है, नाव उल्टा दिशा में चल रहा है, ठीक है, नाव इधर को चल रहा है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल जाने में मतलब प्रतिकूल जाने में पानी की धारा आगे की ओर बहेगी, नाव उल्टी दिशा में चलेगा, ठीक है। तो ये प्रतिकूल। और पानी की धारा को हम लोग वाई मान ले, और नाव की धारा को, नाव की चाल को, पानी की चाल को वाई मान लो, वाई किलोमीटर प्रति घंटे मान लो। और आपके नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल तो दिया हुआ है। एक मोटर बोट स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, जब पानी की जो चाल है, धारा आगे की ओर बह रही है और हमारी नाव उल्टी दिशा में चल रही है, तो इस घटना को, ऐसी घटना को हम लोग प्रतिकूल प्रभाव बोलते हैं, प्रतिकूल प्रभाव बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो अपेक्षित गति होती है, अपेक्षित, दोनों की अपेक्षित गति जो होती है, यहाँ पर अपेक्षित चाल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। माइनस में वाई माना तो वाई ले लो भाई, ठीक है, माइनस में कन्वर्ट करते हैं। कितनी बात समझ में आ गई है? दोनों का डिफरेंस प्रतिकूल प्रभाव कहलाएगा। जब आपका डायरेक्शन ऐसे हो, ऐसे डायरेक्शन हो, जो उनकी अपेक्षित गति होगी वो हमेशा माइनस में होगी। समझ में आ गया? तो ये बात हो गई यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव में। अब देखिएगा वही कंडीशन भी बना रहा हूं मैं। ये आपकी क्या है, नदी है, यहाँ पर धारा की जो दिशा है, धारा की जो चाल है, धारा की चाल को हम लोग ने यहाँ पर वाई भी माना है। धारा की चाल कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है आगे की ओर। जो हमारी नाव है वो भी डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर है, नाव का डायरेक्शन यहाँ पर है, तो इसकी स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों डायरेक्शन क्या है, दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब जिधर को नाव पानी बह रहा है उधर ही को नाव चल रही है। एक तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी भाई, क्योंकि धारा की दिशा में आप नाव चला रहे हो, यहाँ पे ताकत कम लगानी पड़ेगी तो चलती जाएगी। यहाँ पे क्या है, स्पीड कम होगी, ताकत ज्यादा लगाओगे स्पीड कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चल रहा है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं नॉर्मल गर्मी सीजन में, और बहुत तेज हवा आती है, अगर उसी दिशा में चल रहा तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो साइकिल चलाने में वहां पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया है। तो ये वाली जो कंडीशन है, दोनों डायरेक्शन सेम है, इसको अनुप्रभाव बोलते हैं, ठीक है, या फिर अनुकूल प्रभाव बोलते हैं। पूरा लिखो, ठीक है, इसको काट दो। अनुकूल प्रभाव इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको अनुकूल प्रभाव बोलते हैं हम लोग। और अनुकूल प्रभाव में जो अपेक्षित गति होती है, वो हमेशा क्या होता है, अपेक्षित गति, अपेक्षित चाल क्या होती है, दोनों डायरेक्शन को जोड़ दिया जाता है, मतलब दोनों की दूरी को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर x हमने माना क्या है, 18 माना, क्या दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये आपका ये है, ठीक है, आपने इसको y माना है, तो y लिख लो, ओके।
यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको? यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई है? आगे चले। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आगे कि इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है दोस्तों। इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और समझ लीजिएगा, जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो उसको प्रतिकूल प्रभाव बोलेंगे। उसकी अपेक्षित गति को हमेशा हम क्या करेंगे, दोनों की चाल को माइनस लेंगे। और जब हम दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको हम अनुकूल प्रभाव बोलेंगे। जो अपेक्षित चाल होगी दोनों की प्लस करके लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा धारा के कितनी दूरी दी गई है, दूरी कितनी दी गई ये देख लो भाई। दूरी हम रेड पेन से थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है। ये दूरी आपकी दी है दोनों के बीच की कितनी, 24 किलोमीटर दिया हुआ है जो दूरी। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। अब यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल। ठीक है। समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ दोनों की दूरी भाई 24 किलोमीटर है दोनों दूरी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर T1 निकाल लेते हैं। T1 मतलब समय 1 निकाल लेते हैं अनुकूल प्रभाव में। तो D1 अपॉन S1। ठीक है। ये D1 का मतलब दूरी हो गई, पहली दूरी हो गई। S1 का मतलब कि यहाँ की स्पीड हो गई। यहाँ T2 बराबर D2 अपॉन S2। इतनी बात समझ में आ गए हैं। तो यहाँ से देखिएगा T1 बराबर क्या निकलेगा, अब D1 की वैल्यू क्या है 24 है, 12 बटे S1 की वैल्यू क्या है 18 प्लस Y है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा T2 जो आएगा वो कितना होगा, 24 बटे 18 माइनस Y। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब बोल रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है, प्रश्नानुसार डाल दो। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब हमारी सवाल बन गया है, प्रश्नानुसार डाल दो। प्रश्नानुसार के अकॉर्डिंग बोल रहा है जो ये वाली दूरी है, ठीक है, 24 बटे 18 माइनस वाई। ठीक है। 1 घंटा अधिक समय लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि माइनस का 24 बटे 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इससे 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब कि अगर मेरी बात सुनिएगा फिर से बोलो, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए दोनों दिशा विपरीत है। यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ मान लो दोनों की दिशा सेम है, दोनों दिशा सेम है। तो यहाँ पे जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर लेट पहुंचेंगे। ठीक है। लेट पहुंचूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ पे क्या है स्पीड कम है। ठीक है। तो भाई जल्दी पहुंचेंगे मतलब कि समय कम लगेगा, समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा। ज्यादा समय कौन है, T2 है भाई। यहाँ पे T2 ही तो है, T2 माइनस 1, T1 बराबर 1। ठीक है। अब नहीं समझिए आप मेरी बात को, यहाँ पर देखो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसका मतलब कि स्पीड कम होगी। ठीक है। ताकत बहुत लगानी पड़ेगी और हमारे स्पीड बहुत कम होगी। अगर स्पीड कम है, चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, यहाँ पर समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड क्या होगी, तेज होगी, जल्दी जाएगा, मतलब स्पीड तेज होगी। यहाँ पर समय, यहाँ पर टाइम जो है कम लगेगा, यहाँ पर टाइम क्या है ज्यादा लगेगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को समझिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये 10 बजे पहुंच रहा है, 10 AM पे पहुंच रहा है, तो ये 12 AM मतलब 11 AM पे पहुंच रहा है। ठीक है। तो भाई 1 घंटा अधिक चल रहा है, 11 में से 10 घटाओगे तभी तो 1 घंटा आएगा। अब समझ लिए आप लोग ने। ठीक है। ये कैसे लिखा गया, आपको 11 में से 10 घटाओगे तभी तो 1 घंटा अधिक आएगा। तो हमने घटा दिया भाई, यहाँ का समय ज्यादा लगेगा, यहाँ पे समय कम लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोग के दिमाग में बैठ गई है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ से एक काम करो, 24 कॉमन ले लोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 बटे 18 माइनस का y बचेगा, फिर माइनस का 1 अपॉन 18 प्लस का y बच जाएगा और बराबर 1। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, फिर
18 माइनस वाई, 18 प्लस वाई एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 18 प्लस वाई और 18 माइनस वाई आएगी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है, बराबर 1। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, बोर्ड आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो 24 को मैं उधर भेज दूं तो यहाँ से आप एक काम करो, 18 कट जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2y, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 18 का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर 1/24, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो वहां ऊपर 2y है, तो एक काम करो क्रॉस मल्टीपल कर दो, 48y बराबर 18 का स्क्वायर 324 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, एक इक्वेशन बन जाएगी, यही देख लो, y को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस का आएगा, अपनी जगह पे 48y है और ये माइनस का 324 आ जाएगा बराबर 0। ये इक्वेशन आगे है आपका, ये इक्वेशन आगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर और प्लस का 48y माइनस का 324 बराबर 0। अब 324 का आप क्या करोगे, आप करोगे प्राइम फैक्टर, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दो काटोगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी, ठीक है। फिर 2 काटोगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काटोगे, 3 से जाएगा ये 27 और 3 से जाएगा ये 9, 3 से जाएगा ये 3 और 3 से जाएगा ये 3, एक जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर 48y कैसे करना है, तो देखो 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 9 त्रिक 27, ठीक है, 27 हो गया आपका, क्या बन रहा है, 3 दूनी 4 4 3 12, नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 3 दूनी 6, 54 और 6 का बन रहा है, 54 में से 6 घटाओगे तो 48y आएगा, 54 और 6 को हम गुणा करेंगे तो 324 आएगा। इतनी बात सही है आपको। तो यहाँ से देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस का 54 y रखोगे माइनस का 6y करोगे, इन दोनों को घटाओगे, प्लस का 48 आ जाएगा, माइनस का 324 बराबर 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 54 बच जाएगा, y प्लस 54 बनेगा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन लूंगा तो y, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 54 आ जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। पूरे से अगर y प्लस 54 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, y माइनस 6 बराबर 0 बच जाएगा। अब यहाँ से दो चीजें बनेंगी, यदि y प्लस 54 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 54, ठीक है। ये y बराबर कितना आ गया, माइनस 54 आ गया। ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये मतलब डिस्टेंस नहीं, धारा की चाल माइनस में नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा उतारो, y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना, 6, और y कितना माने हो, y किलोमीटर प्रति घंटा माने, मतलब कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। धारा की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल क्या माने हो, y माने हो। x दिया था, y आपको निकालना था, y आपका आ गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत आराम से बताया गया, आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आप लोग को जाहिर सी बात दिख नहीं रहा होगा, हल्का है, सही खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो चलिए हम एक बार आपको पढ़ देते हैं अपने तेज आवाज में। एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों की संख्याओं का योग 32 है। लिखा है एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों की संख्याओं का योग 32 है। पहली और आखिरी संख्या के
पहली और आखिरी संख्या के गुणनफल का बीच की दो संख्याओं के गुणनफल से अनुपात 7:15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आप जो समांतर सीरीज है, जो समांतर श्रेणी है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं था, यहाँ पर आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर समांतर श्रेणी में जो 4 क्रमागत पद होते हैं, कौन से 4 क्रमागत पद होते हैं उसको नोट कर लीजिए। 4 क्रमागत पद जो होते हैं वो मान लेते हैं, माना 4 क्रमागत पद कितने हैं, 4 क्रमागत पद मान लेते हैं a माइनस का 3d, कॉमा a माइनस का d, और कॉमा a प्लस का d, और a प्लस का 3d। ये 4 क्रमागत पद हैं आपके, यही आपको मानने पड़ेंगे। इसको याद भी कर लीजिएगा। अगर 4 के लिए बोल दिया जाएगा तो इसी को मानना पड़ेगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर हम आपसे बोल दें 3 क्रमागत पद के लिए, अगर बोल दिया जाए 3 क्रमागत पद के लिए अगर समांतर श्रेणी में बोल दिया जाए तो नोट करके लिख लीजिएगा। बोल दिया जाए कि 3 क्रमागत पद के जो समांतर श्रेणी उनका योग 32 है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए या फिर एपी सीरीज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होता है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये होता है आपका 3 क्रमागत सीरीज का ये फार्मूला होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बोल दिया जाएगा कि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 32 और तीनों का गुणनफल 64 है। तो बताओ संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। तो चलिए हम इस पे फोकस करते हैं, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों की संख्याओं का योग 32 है। तो ये 4 क्रमागत पद आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका योग। तो प्रश्नानुसार इसका योग करते हैं भाई। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और इसको प्लस करके हम 32 के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि इनका योग 32 है। तो यहाँ से माइनस का 3d प्लस का 3d कट जाएगा, ये d और ये d कट जाएगा, a 4 बार बचा है। तो 4a बराबर 32, तो a बराबर 32/4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है पहली और आखिरी, पहला ये है, आखिरी ये है, 4 पद है, पहला और आखिरी, पहली और आखिरी संख्याओं के गुणनफल। ठीक है भाई, पहला लिख लो a माइनस 3d, जो कह रहा है उसको करते जाओ, गुणे a प्लस का 3d। ठीक है, पहली और आखिरी संख्याओं के गुणनफल का बीच की दो संख्याओं के गुणनफल। बीच की दो संख्या कौन सी हैं, ये हैं, इनका गुणनफल है a माइनस का d और गुणे a प्लस का d। गुणनफल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ सकते हो। तो रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार आप नीचे करोगे, a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर 7/15। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो देखिए क्रॉस मल्टीपल करने में क्या मिलता है, यहाँ पर 15 a स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, मतलब ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 15a स्क्वायर माइनस का 15 9 135 d स्क्वायर बराबर 7a स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ए वाला पद 15a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, ये उधर जाएगा तो 135 d स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर,
यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इन दोनों घटाओगे तो कितना आएगा, 8a² आएगा। ठीक, इन दोनों घटाओगे कितना आएगा, अगर 5 घटाएंगे तो 128 आ जाएगा, 128। ठीक है, d²। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से a² की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, 128 d²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, 8 से काट दो उसको, 8 एकम 8, 8 से काटोगे 8 एकम 8 बचा 4, 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48, 16 बार में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 8 गुणे 8 लिख दो बराबर 16 d² लिख दो। ठीक है, एक काम करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ से देखो दोस्तों, d² बराबर 4 आ जाएगा, d बराबर √4, d बराबर ±4 ±2। ठीक है, ±2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। a की वैल्यू पता चल गई है, d की वैल्यू पता चल गई, तो संख्याएं ज्ञात करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से d की वैल्यू आपकी 2 आई हुई है, एक प्लस का 2 आया है, माइनस का 2 आया है, तो प्लस का 2 लेने पर, तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हम आगे इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो के पीछे रिमाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर d का मान +2 लेने पर। ठीक है, ये तो आपका एक ही है, तो यहाँ पर सीरीज क्या है, a - 3d है और a - d है, a प्लस का d है, a प्लस का 3d है। इतनी बात समझ में आ गई है। a की वैल्यू 8, माइनस का 3 इंटू d की वैल्यू 2। ठीक है, इसको फिर कॉमा, a की वैल्यू 8 माइनस का d की वैल्यू 2, यहाँ पर a की वैल्यू 8 प्लस का 2, यहाँ पर 8 प्लस का 3 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कर लो। यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा दोस्तों, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 8 तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एपी सीरीज आ गई है, पहली फर्स्ट एपी सीरीज आपकी आ गई है, 2, 6, 10, 14, ये नंबर आपके होंगे। अब एक काम करिएगा, माइनस साइन लेने पर दूसरा आएगा। चलिए हम d बराबर -2 लेते हैं। d बराबर अगर -2 लेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 माइनस का 3 इंटू यहाँ पर माइनस का 2 होगा। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, ये माइनस का 2 रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर a की वैल्यू 8 और माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू 8 माइनस का 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन हमने ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये 4 नंबर होंगे। प्लस रखने पर 2, 6, 10, 14 आएगा, और माइनस रखने पर 14, 10, 6, 2 आएगा। तो दोस्तों ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग के बीच हमने शेयर किया है। 4 नंबर का पूछ लिया है तो ये सीरीज मानिएगा, 3 नंबर का पूछ लिया है तो 3 नंबर का ही मैंने आपको इससे पहले भी अभी जस्ट पहले हमने बताया है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने फिर आप लोग के बोर्ड पे लिख दिया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है आपका, देख लीजिए यहाँ बनाता हूँ मैं, ये समबाहु त्रिभुज है। जैसा कि समबाहु त्रिभुज आप लोग को पता होगा कि तीनों साइडें क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, मतलब ये आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं ABC। ठीक है, बराबर होती हैं। अब बोल रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। समझिएगा, अगर मेरे से बोल देता कि BD बराबर 1/2 BC बोल देता
तो हम क्या करते हैं, BC का हाफ कर देते हैं। मतलब अगर ये पूरा 4 है तो 20 लाइन खींच देता है। लेकिन यहाँ पर 1/2 ना होकर 1/3 हो गया है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरेगा नहीं, परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो यार, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पर ये आपका D है। ठीक है, ये आपका क्या है, D है। बात समझ में आ गई। 1/3 BC, जो BD है वो BC का 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। हमने एक्सप्लेन कर दिया है, 1/2 नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, 1/2 लिखा होता तो एकदम बीचों बीच में पॉइंट हम गिरा देते, हाफ कर देते। ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1/3 लिखा हुआ है, BD जो है BC का 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है 9AD² बराबर 7BAB²। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, BC पर बिंदु A से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, लाइन सीधी नहीं बन पाएगी, चलो ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर गिरा दिया है, राइट, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया है। मैंने क्या है, बिंदु A से उसके सामने वाली BC भुजा पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमने E मान लिया है। ये पॉइंट क्या मान लिया, E। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि AE हम हल करते हैं। ठीक है, हल करते ये चित्र दिया हुआ था, AE परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने बताया था, जब सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हो तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर पढ़ते ही क्या हो जाएगा, BE बराबर EC बराबर EC। ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है। इसका मतलब कि जो BE है या फिर जो EC है वो 1/2 BC का है। ये बात मानते मेरी बात को भाई? भाई BC कितना है, BC कितना है, 4 सेंटीमीटर मान लो, तो BE कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब BC का आधा है कि नहीं है, आधा है, तो BE बराबर 1/2 BC। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई BE चाहे EC बोलो, वो क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। बात अभी भी आपको समझ में नहीं आया, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, ये समझने वाली चीजें हैं आपको। मैंने क्या किया, बिंदु A से, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर मैंने क्या किया, E परपेंडिकुलर डाला। तो जैसे परपेंडिकुलर डालोगे 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये पूरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि BC जो BE है, जो BE भुजा है वो BC का क्या है, आधा ही तो है। देख रहे हो सामने 4 का 2 आधा ही तो हुआ। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप लोग को। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक बात अब अगर आपको समझ में आ गई है तो देखिएगा भाई, एक आपका दिया हुआ है BD दिया हुआ है 1/3 BC दिया हुआ है, और आपने BE निकाल लिया है 1/2 BC। ठीक है, इसको आप 1/BC। और एक चीज आप समझ रहे हो कि AB बराबर है BC बराबर है AC के। अब इसकी साइड को x मान लीजिए। ठीक है, माना क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इनकी साइड को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये पूरी भी x हो जाएगी, तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो BE है, जो BE है 1/2 x के, मतलब हम क्या कह सकते हैं, BE बराबर x/2। ठीक है, x/2 हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो BD बराबर 1/3 × x, मतलब क्या, BD बराबर x/3 निकाल सकते हो। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रेड पेन से मार करता हूँ। मैं ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा, DE कैसे निकलेगा, DE बराबर, DE निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे में से BE में से क्या करोगे, BD माइनस करोगे, BD। मतलब अगर ये पूरा आपका क्या है, 3 है, अगर ये 2 है तो ये 1 ही तो होगा, कॉमन सेंस
पूरे में से 3 में से 2 माइनस करोगे तभी तो ये आएगा 1। अब समझ लिए यहाँ, इसीलिए हमने उसको माइनस किया है। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डी जो होगा वो बी से बी डी माइनस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखो भाई, यहाँ पर देखो बीई कितना है, बीई कितना है एक्स बट्टे 2 है, और माइनस का बी डी कितना है x/3 है। इसको एलसीएम लोगे कितना आएगा 6 आएगा। 3x माइनस का 2x बराबर कितना x/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x/6। तो मैं यहाँ पे डी बराबर क्या लिख सकता हूँ x/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, वो उतनी बातें आपको समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, एक काम करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, त्रिभुज ए ई बी बराबर त्रिभुज ए ई सी, और ये बराबर के साथ कांग्रुएंट होंगे। कांग्रुएंट का मतलब हम डबल ए से प्रूफ कर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, एक काम करो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाली भुजा कॉमन एंगल है, ये वाली भुजा क्या है कॉमन साइड है, ये बराबर इसके हैं। 3 चीज प्रूफ हो गई, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। करके आप दिखा दीजिएगा। एंगल ई कॉमन एंगल है, ए ई और कॉमन साइड है, और ए बी बराबर ए सी। 3 चीजें आपकी, इसका मतलब ये कांग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ए ई बी में, तो दोस्तों ए ई बी में 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मतलब कि ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस का डी बी ई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ए से ई स्क्वायर प्लस का बी से ई स्क्वायर, ठीक है, बी ई स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए ई डी में क्या करूँ, 90 सामने वाली भुजा क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस का डी ई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं फिर आगे चलेंगे। इसको मैं मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी, ठीक है। मैं मिटा दूं उसको, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने, चलिए ठीक है, मुझे याद रहेगा, चलिए मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो ए डी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर बराबर, जब इसको माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, ये वाली वैल्यू कट जाएंगी भाई। माइनस कर दोगे तो ये माइनस ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बोलोगे सर जी यहाँ पे डी ई स्क्वायर माइनस का बी ई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको, बात यहाँ तक समझ में आ गई है। ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर बच गया माइनस का ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर लिखो। ए बी स्क्वायर क्या है, बोलोगे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या माने, एक्स माने, एक्स का स्क्वायर लिख देंगे बराबर डी ई स्क्वायर क्या है, डी ई अभी हमने मिटा दिया, आप मुझे पता है डी ई बराबर क्या है, ये क्या निकाले थे, x/3 निकाले थे, x/3 निकाले नहीं, x/6 निकाले थे, ठीक है, गलती हो जाएगा, x/6 निकाले थे। क्या निकाले थे, x/6 निकालेगा, पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर निकाला था, आपको बताया है, ठीक है। x/6 का होल स्क्वायर, बी से ई x/2 निकाले थे, x/2 का होल स्क्वायर निकाले थे, ये आपने निकाला था, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। ये इसको भी उधर लेकर जाओ, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4। तो हम क्या करेंगे, बट्टे 1 कर देंगे, सॉरी बट्टे 1 कर दूंगा, और एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है, 36 आएगा।
अब 1 को 36 से भाग करो, 1 को 36 से तो 36 मिलेगा, 36x² लिख लेंगे। फिर प्लस का 36 को 36 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो 1 से गुणा कर देंगे x² माइनस 4 को 36 से भाग करोगे, 4 को 36 से भाग करोगे, 4 9 या 36, 9 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब ये काम करते हैं 36x², ये 1 है, ये माइनस का, तो माइनस का 8x² अपॉन कितना 36। ठीक है, सॉल्व करो, 36 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 28x² अपॉन 36। मतलब मेरे पास क्या आ गया है, तो बोलोगे AD² बराबर क्या आया है 28 अपॉन 36x² आ गया है। इसको काटो, इसको काटोगे आप कितनी बार में, 7 से नहीं जाएगा, 4 से काटो, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 4 सत्ते 28, 4 9 या 36, 9 को इधर भेज दोगे तो 9 AD² बराबर कितना 7x²। और x² है क्या, x क्या है AC है, BC है, AB है, तो हम क्या रखेंगे, जो हमें प्रूफ करना था AB दिया हुआ है तो यहाँ पे AB² लिख देंगे। तो दोस्तों ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो देखिए हम बता रहा हूँ आपको, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और मैं सिंपल क्वेश्चन करा के आप लोग के साथ टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिए सिंपल क्वेश्चन तो आपको आते ही है, फार्मूला बेस पे सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है, मेरा मानना है सिंपल क्वेश्चन कराया, ऐसा नहीं कराया, मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ाया है, लेकिन काफ़ी देर में स्टार्ट किया था अपना ये चैनल बना के यूट्यूब पे मिश्रा क्लासेस, इसलिए पूरी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। अब जैसे पेपर समाप्त होगा यूपी बोर्ड की, आने वाले छोटे भाइयों के लिए फिर स्टार्टिंग से फिर पूरा प्रोसेस है A to Z, NCERT का भी, CBSE बोर्ड का भी, ICSE बोर्ड का भी मैथ पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे सारे विचार बन रहे हैं, लेकिन आप लोग के साथ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं और कैसे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पेपर पूछने के हैं, आप एमसॉल उठा के देख लीजिए, आप पेपर सेट उठा के देख लीजिए। मैं बहुत और मतलब खोज के पेपर लेकर आता हूँ कि हाँ ठीक है 2019 का ही शायद है। ठीक है, तो मैं खुद लेकर आता हूँ कि आप लोग के बीच में ऐसे सवाल बताएं जो पेपर बन जाए और आपके आ भी जाए। तो देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, तो इसको भी अच्छा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं।